और बता देते हैं कितना टाइम बचा है। 12 मिनट है ना? 18 हाँ 18 16 मिनट। चलो देखो एक बार फिर हम बताते हैं, ठीक है? फिर कल आगे उसका बताएंगे। 4 फीट वाला एक और क्वेश्चन है, उसी को बताते क्या। 4 फीट वाला बता चलो। गूगल पे फॉर बिजनेस में 20 रुपए मिले। थ्योरम। ए वेक्टर स्पेस V ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ऑफ। अब ये उससे रिलेटेड है, डायरेक्ट सम से? हाँ, लीनियर सम डायरेक्ट सम दोनों से। अच्छा ठीक है। इसी प्रकार थ्योरम एमएससी सेकंड सेमेस्टर में भी है, मॉड्यूल उसमें आ गया है यहाँ वेक्टर स्पेस। और सब पूरी थ्योरम यही, मॉड्यूल थ्योरी, ये ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा सब। ए वेक्टर स्पेस V ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ऑफ इज ए डायरेक्ट सम, इज ए डायरेक्ट सम, इज ए डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सब स्पेस सब मॉड्यूल हम लिख दिए थे दो केस। ए वेक्टर स्पेस VF इज डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सब स्पेस W1 एंड W2, स्पेसेस W1 एंड W2। दैट इज अर्थात भी W1 और W2 का डायरेक्ट सम होगा इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ नंबर फर्स्ट VW1 और W2 का लीनियर सम हो, VW1 और W2 का क्या हो? लीनियर सम हो। और दूसरा क्या हो? W1 इंटरसेक्शन W2 में मात्र एक एलिमेंट 0 भर हो, सिंगलटन सेट 0 हो, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में भी निश्चित रूप से W1 और W2 का डायरेक्ट सम होगा। ये कहता है कि VW1 और W2 का डायरेक्ट सम तभी होगा जब इन दो शर्तों का पालन। ठीक क्या हो? W1 और W2 का लीनियर सम और दोनों के इंटरसेक्शन में मात्र 0 एलिमेंट हो, तो हर हाल में VW1 और W2 का डायरेक्ट सम होगा। ठीक है? तो एक बार हम क्या मानकर चलेंगे? तो VW1 और W2 का डायरेक्ट सम है, तो सिद्ध करेंगे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। ठीक है? एक बार हम मान लेंगे V में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो फिर ये डायरेक्ट सम प्रूव करेंगे कि डायरेक्ट VW1 और W2 का डायरेक्ट सम है। नेसेसरी सफिशिएंट लगाना। हाँ, नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन देखो, नेसेसरी कंडीशन लेट मान कर चलते हैं, तो लेट V इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 और W2, then we have to prove that number first V is linear sum of W1 और W2, और दूसरा W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू सिंगलटन सेट 0। ये प्रूव करना है, ठीक है? तो जो कोई PhD किया है तो MSc अवश्य किया होगा, MSc या ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, है ना? तो क्या है? VW1 और W2 का डायरेक्ट सम है तो लीनियर सम हर हाल में होगा, क्योंकि लीनियर सम होने के लिए क्या जरूरी है? ठीक है, कोई मेंबर W1 के एलिमेंट और W2 के एलिमेंट योग के रूप में हो। अद्वितीय से मतलब नहीं है, तो जब अद्वितीय रूप में लिखा जा सकता है तो योग के रूप में तो लिखा जा सकता है। दो सदिगत लिखा जा सकता है तो योग तो लिखा जाता है। हाँ, तो ये तो डायरेक्ट सम होबे हो, लीनियर सम तो होबे हो करेगा। तो यदि VW1 और W2 का डायरेक्ट सम है तो हर हाल में VW1 और W2 का लीनियर सम होबे हो करेगा। लीनियर सम के लिए बस सम के रूप में लिखा जा सके बस, अद्वितीय हो चाहे कुछ भी हो। हाँ, उससे मतलब नहीं। तो जो डायरेक्ट सम होगा तो लीनियर सम हर हाल में होगा, और लीनियर सम तो डायरेक्ट सम हो कोई जरूरी नहीं है, यूनिवर्सली जरूरी नहीं। हाँ, वो तभी जरूरी होगा जब इंटरसेक्शन में मात्र 0 एलिमेंट हो। हाँ। ठीक
ठीक है, तब लीनियर सम होने पर डायरेक्ट सम भी होगा। ये थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? सिंस V is direct sum of W1 and W2, then गूगल पे फॉर बिजनेस में 20 रुपए मिले। a linear sum of W1 and W2। तब ये क्या है? डायरेक्ट सम W1 W2। हाँ, तो भी अनिवार्य तो क्या होगा? W1 W2 का लीनियर सम हो गया हो करेगा, दैट इज V इज इक्वल टू W1 प्लस W2। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाई, दस फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब सेकंड कंडीशन दिखाना है कि दोनों के इंटरसेक्शन में मात्र जीरो एलिमेंट है। दोनों के इंटरसेक्शन में मात्र जीरो एलिमेंट। इसको विरोधाभास विशेष सिद्ध करते हैं। तो मान कर चलते हैं कि दोनों के इंटरसेक्शन में मात्र जीरो एलिमेंट नहीं है, कंट्राडिक्शन से सॉल्व करना। हाँ, तो गलत परिणाम पहुंचता है। हाँ, तो दोनों के इंटरसेक्शन में मात्र जीरो एलिमेंट भर नहीं है, कुछ नॉन जीरो भी एलिमेंट है। जब नॉन जीरो एलिमेंट हम मान कर चलेंगे तो गलत परिणाम में पहुंच जाएंगे। तो गलत रिजल्ट ये शो करेगा कि हमारा मानना गलत है। अर्थात दोनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ जीरो एलिमेंट होगा। ठीक है, यही करने वाले हैं। तो क्या करें? लेट नाउ वी हैव टू शो दैट क्या प्रूव करना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू सिंगलटन सेट 0। For it let us suppose मान लिया कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉट इक्वल टू सिंगलटन सेट 0। इसके लिए हम मान लेते हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 में सिंगलटन सेट 0 नहीं है। और हाँ, के अलावा जब नहीं है तो इसका मतलब इसमें नॉन जीरो एलिमेंट भी होगा, यही ना? देन देयर एग्जिस्ट अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग इन W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, तो इसमें नॉन जीरो एलिमेंट होगा और वो उसका नाम अल्फा रखे हैं और वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है ना? बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि जब अल्फा बिलोंग करता है W1 इंटरसेक्शन W2 को, इसका मतलब ये होगा कि अल्फा W1 में भी रहा होगा और W2 में भी रहा होगा। तो अल्फा बिलोंग इन W1 एंड अल्फा बिलोंग इन W2। ठीक है, जब इंटरसेक्शन में दोनों में रहा होगा। अब तो अल्फा को हम लिख सकते हैं क्या? अल्फा प्लस 0 वेक्टर वेयर अल्फा बिलोंग इन W1 एंड 0 बार बिलोंग इन W2। W2 वेक्टर सब स्पेस होता है, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो होबे होब करेगा ना। जी जी। अब इसी अल्फा को लिख सकते हैं 0 बार प्लस अल्फा वेयर 0 बार बिलोंग इन W1 एंड अल्फा बिलोंग इन W2। तो देखते क्या है कि अल्फा का रिप्रेजेंटेशन दो प्रकार से किया जा सकता है, W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में। ठीक है, कहने का मतलब है कि अल्फा जो एलिमेंट है किसका एलिमेंट था? इंटरसेक्शन का एलिमेंट है ना। जब इंटरसेक्शन का एलिमेंट है तो भी का एलिमेंट तो होब करेगा कि नहीं? हाँ। तो ये अल्फा भी का एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसको W1 के एक एलिमेंट W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, जो कि इस बात का विरोध पैदा कर रहा है कि VW1 और W2 का डायरेक्ट सम है। VW1 और W2 का डायरेक्ट सम है, जबकि हम मान कर चले ना है VW1 और W2 का डायरेक्ट सम है। जब डायरेक्ट सम है तो दो तरीके से भी लिख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिख दिए ये, तो 10 अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 इज
express will in at least two different ways, दो विभिन्न तरीके से लिखा जा सकता है, टू डिफरेंट वेज, as the sum of one element of W1 In at and least two one different ways. and one of W2, ठीक है। तब जो अल्फा है वे एलिमेंट था इंटरसेक्शन का, लेकिन इंटरसेक्शन का है तो वो भी का हो करेगा। जो एमपी का आदमी हो, यूपी का आदमी हो, इंडिया के आदमी कहलाएंगे ही नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ पे अल्फा क्या होगा, भी का तो एलिमेंट होबे करेगा, चाहे एमपी का हो चाहे यूपी का। W1 और W2 एमपी या यूपी है मान लो, ठीक है। तो W अल्फा जब भी का एलिमेंट है तो भी का एलिमेंट ऐसा मिला आपको, तो अल्फा को लिख सकते हैं अल्फा प्लस 0 बार। अब अल्फा किसका एलिमेंट है, W1 का, और 0 बार किसका एलिमेंट है, W2 का, क्योंकि W2 वेक्टर सब स्पेस है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। अब अल्फा को हम 0 बार प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं, तो 0 बार W1 में भी होगा, W1 भी वेक्टर स्पेस है, वेक्टर सब स्पेस है। अब अल्फा यहाँ बिलोंग इन W2 है ही, यहाँ देखो, ठीक है। तो देखते हैं कि भी का एक एलिमेंट अल्फा ऐसा मिलता है जो W1 के एक एलिमेंट है W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में दो प्रकार से लिख सकते हैं, जो कि इस बात का विरोध आ रहा है कि भी W1 और W2 का डायरेक्ट सम है। यदि भी W1 W2 का डायरेक्ट सम है तो भी का हर एक मेंबर W1 के एक मेंबर और W2 के एक मेंबर के योग के रूप में केवल एक ही तरीके से लिखा जा सकेगा, लेकिन यहाँ अल्फा का दो प्रकार से लिखा जा रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ this contradict the hypothesis that V is direct sum of W1 and W2, जो इस बात का विरोध है कि भी W1 और W2 का डायरेक्ट सम है। Hence W1 intersection W2 is equal to singleton set 0, ठीक है। इसके इंटरसेक्शन में मात्र 0 एलिमेंट होगा, नॉट इक्वल टू 0 मान कर चले तो गलत परिणाम में पहुंच गए। गलत परिणाम क्या शो करता है, जो दिया था वही सही है, जो दिया है वही सही है। इंटरसेक्शन में मात्र 0 एलिमेंट होगा, मान लेते हैं कि इंटरसेक्शन में मात्र 0 एलिमेंट नहीं है, नॉन 0 एलिमेंट भी है, तो हम गलत परिणाम में पहुंच जाते हैं, जो दिया है उसके खिलाफ रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में मात्र 0 एलिमेंट होगा। तो जब W1 और W2 का डायरेक्ट सम है तो हम सिद्ध करने में कामयाब हो गए कि भी W1 और W2 का लीनियर सम भी है, और दोनों के इंटरसेक्शन में एकमात्र 0 एलिमेंट 0 है ना। दोनों के इंटरसेक्शन में मात्र 0 एलिमेंट है, ठीक है। अब हम क्या मानकर चलेंगे, कंडीशन नेसेसरी हो गई, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी, सफिशिएंट, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी। अब सफिशिएंट कंडीशन में क्या दिखाएंगे, ये मान के चल, जो प्रूव कर रहे हैं उसको मान कर कंडीशन मान के चलेंगे तो फिर डायरेक्ट उसको सम डायरेक्ट सम दिखाएंगे। डायरेक्ट सम दिखाने के लिए ये दिखाएंगे कि हर एक मेंबर भी का W1 के एक एलिमेंट के योग के रूप में, W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में द्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है ना। सिर्फ एक तरीके तो से लिखो सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। तो लेट V is equal to W1 plus W2, नंबर फर्स्ट ये मानकर चले, और सेकंड W1 intersection W2 is equal to singleton set 0. Then we have to prove that क्या प्रूव करना है कि W1 V is direct sum of W1 और W2,
भी W1 और W2 का डायरेक्ट सम है। ठीक है। ठीक है, तो सिंस बाई फर्स्ट V इज इक्वल टू W1 प्लस W2। V क्या है? W1 और W2 का डायरेक्ट लीनियर सम है, तो क्या होगा? Then we have to show that क्या दिखाना होगा? If अल्फा बिलोंग इन V कैन बी expressed as अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ठीक है ना भैया? अल्फा 1 बिलोंग इन W1 एंड अल्फा 2 बिलोंग इन W2। ठीक है, जब भी W1 और W2 का लीनियर सम है तब क्या होगा? V का हर एक एलिमेंट W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में लिखा जा सकेगा। अब यदि हम ये दिखा दें कि इस अल्फा को केवल एक ही तरीके से लिखा जा सकता है तो डायरेक्ट सम हो जाएगा। ठीक है, हमारा मकसद ये है कि अल्फा को W1 के एक एलिमेंट W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में केवल एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। इसके लिए मान कर चलते हैं कि एक अल्फा को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। तो अगर गलत पढ़ना में पहुंच जाएंगे तो एक ही तरीके से मान लेते हैं कि अल्फा को एक और तरीके से कैसे लिखा जा सकता है? अल्फा 1 डैश और अल्फा 2 डैश तरीके से। कैसे? अल्फा 1 डैश अल्फा 2 डैश तरीके से लिखा जा सकता है। तो अल्फा 1 डैश की वैल्यू अल्फा 1 के बराबर सिद्ध कर दो, अल्फा 2 डैश की वैल्यू अल्फा 2 के बराबर सिद्ध कर दो, तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन भी पूर्व की भांति है। सुन लो, ये बोल रहे थे कि हमको दिखाना ये है कि V W1 और W2 का डायरेक्ट सम है। तो इसके लिए दिखाना पड़ेगा कि V का हर एक मेंबर W1 के एक एलिमेंट W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में दूसरी प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम मान कर चलते हैं कि जबरदस्ती ये मान कर चलते हैं कि अल्फा को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, अल्फा 1 डैश अल्फा 2 डैश तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसको हम यदि ये सिद्ध करने में कामयाब हो जाएं कि अल्फा 1 डैश का मान अल्फा 1 के बराबर है और अल्फा 2 डैश का मान अल्फा 2 के बराबर है, तो यह रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? पूर्व की भांति हो जाएगा। जैसे ऊपर है, जैसे है वैसे हो जाएगा। इसका मतलब एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, अर्थात ये कोई अलग तरीका नहीं है, पूर्व वाला ही है। ठीक है, इसका मतलब अल्फा का रिप्रेजेंटेशन क्या है? यूनिक है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सम। हाँ, तब डायरेक्ट सम हो जाएगा। तो हम इसको क्यों लिख दिए? क्योंकि V आपको पता है कि W1 W2 का लीनियर सम है, इसलिए V का हर एक मेंबर W1 के एक मेंबर और W2 के एक मेंबर के योग के रूप में लिखा जा सकेगा। अब हमारा डायरेक्ट सम दिखाने के लिए दिखाना पड़ेगा कि अल्फा का रिप्रेजेंटेशन यूनिक है। ठीक है, टू प्रूफ V is direct sum of W1 and W2. We have to show that representation of alpha is unique. Representation to prove V is direct sum of W1 and W2. We have to show that representation of alpha is unique. Representation of alpha is unique. For it let us suppose alpha is equal to alpha 1 dash plus alpha 2 dash, where alpha 1 dash belong in W1, alpha 2 dash belong in W2. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको लिख लो इक्वेशन A और इसको लिख लो इक्वेशन B। नींद आ रही है? नहीं, इसको इक्वेशन A लिख लो, इक्वेशन B। अब क्या करते हैं? A से B को घटाते हैं, तो A माइनस B से देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड से घटाओ, देखो ना, इसको ये बना लेते हैं। हाँ,
इसमें से इसको घटाओ और इसमें से इसको घटाओ, तो क्या होगा अल्फा माइनस अल्फा, ये क्या होगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और बीच में माइनस अल्फा 1 डैश और अल्फा 2 डैश, ऐसे। हाँ तो अल्फा से अल्फा घटाओ तो 0 हुआ, ये क्या होगा अल्फा 1 अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 डैश माइनस अल्फा 2 डैश, तो 0 बराबर क्या हो गया, ऊपर लिख दें क्या, हाँ तो 0 बराबर क्या होगा अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 डैश, ये क्या है अल्फा 2 माइनस अल्फा 2 डैश, ये हुआ। तो 0 बराबर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा 1 डैश, ऐसे ये माइनस कॉमन ले लो, ये क्या होगा अल्फा 2 डैश माइनस अल्फा 2। अब इसको क्या लिख सकते हो, इस वाले पद को इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 डैश, ये माइनस अल्फा 2 डैश माइनस अल्फा 2, माइनस दोनों साइड का काट दो, तो क्या आ गया अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 डैश, ये अल्फा 2 डैश माइनस अल्फा 2, ऐसे, ठीक है जी। बट यहाँ पे क्या होगा, बट यहाँ पे अल्फा 1 डैश बिलोंग इन W1 एंड अल्फा 2 डैश बिलोंग इन W2 एंड W1 and W2 आर वेक्टर सब स्पेस, आर वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF, देयरफॉर implies क्या होगा अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 डैश बिलोंग इन W1 एंड अल्फा 2 डैश माइनस अल्फा 2 बिलोंग इन W2। ये इक्वेशन रख लो क्या, सी इक्वेशन, ठीक है ना। आप देखो यहाँ वेक्टर सब स्पेस है सब स्पेस है तो क्या होगा अल्फा 1 डैश दोनों W1 के मेंबर हैं, हाँ तो इसका इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा, अब इन दोनों का योगफल भी इसको बिलोंग करेगा, ठीक। ठीक है। अब देखो सुन लो, तो जब ये एलिमेंट W1 का एलिमेंट है और ये एलिमेंट किसका एलिमेंट है W2 का एलिमेंट है, ठीक है। तो क्या करें हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एक बार फिर से लिख लो अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 डैश बिलोंग इन W1। अब इस इक्वेशन सी से देखो, इक्वेशन सी से इसके स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, ये अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 डैश, हाँ अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 डैश बिलोंग इन W2, दोनों में हार गए। टर्म इक्वेशन सी, ठीक है। तो क्या होगा ये एलिमेंट W1 में भी है, ये एलिमेंट W2 में भी है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में भी होगा, बिल्कुल तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 डैश बिलोंग इन W1 इंटरसेक्शन W2। और जब अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 डैश इंटरसेक्शन का एलिमेंट है, तो इसके स्थान पे हम ये भी तो लिख सकते हैं ना इक्वेशन सी से, बिल्कुल। तो क्या हो गया अल्फा 2 डैश माइनस अल्फा 2 बिलोंग इन W1 इंटरसेक्शन W2। इसका मतलब ये एलिमेंट भी इंटरसेक्शन में है, ये एलिमेंट इंटरसेक्शन में है, और जबकि हम मान कर चले कि इंटरसेक्शन में 0 के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं, बट गिवन दैट क्या W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू सिंगलटन सेट 0। इसका मतलब जो एलिमेंट इंटरसेक्शन में होगा वे मुस्लिम होगा ठीक है, उसमें तो क्या है 0 के अलावा कोई एलिमेंट है नहीं, 0 मीन्स मुस्लिम मान लो, ठीक है। बांग्लादेश के आदमी है ये, तो क्या होंगे मुस्लिम होंगे। इसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट इंटरसेक्शन का मेंबर है, ये एलिमेंट इंटरसेक्शन का मेंबर है, इंटरसेक्शन में 0 के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं, अर्थात इसको 0 के बराबर है होना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। वहां की नागरिकता एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तो क्या करेंगे इम्प्लाइज अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 डैश बिलोंग इन इज इक्वल टू 0 और अल्फा 2 डैश माइनस अल्फा 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ अल्फा 1 बराबर अल्फा 1 डैश, अल्फा 2 डैश बराबर अल्फा 2, ठीक है। तो जो अल्फा 1 डैश के स्थान पे अल्फा 1 लिख दोगे, अल्फा 2 डैश के स्थान पे अल्फा 2 लिख दोगे, तो रिप्रेजेंटेशन यूनिक कहाँ रहेगा, यूनिक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, कट जाएगा वो सब तो 0। जो हम दूसरा प्रकार माने भी थे तो वे दूसरा प्रकार नहीं है, वो पूर्व प्रकार जैसे ही है। 10 अल्फा इज इक्वल टू लिखे थे अल्फा 1 डैश प्लस अल्फा 2 डैश जो लिखे थे, तो अल्फा इज इक्वल टू इसके स्थान पे अल्फा और इसके स्थान पे अल्फा 2 लिख दिए, ठीक है। इसका मतलब अल्फा का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया यूनिक,
जो हम अल्फा को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, ये मानकर चले थे, वह तरीका ये था कि अल्फा 1 डैश प्लस अल्फा 2 डैश के रूप में लिखा जा सकता है। जी। तो हम सिद्ध करने में कामयाब हो गए कि अल्फा 1 डैश का मान अल्फा 1 के बराबर है, अल्फा 2 डैश का मान अल्फा 2 के बराबर है। इसका मतलब है जो रिप्रेजेंटेशन पहले था ये भी उसी का रूप धारण कर लिया, अर्थात वही निकला। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इक्वेशन भी रखे हैं पहले। इसका मतलब इसको किसी दूसरे तरीके में लिखा जा सकता है, तो ये डायरेक्ट सम है। 10 लिख लो, 10 each element of V is uniquely expressible as sum of an element of W1 and an element of W2. Hence V is direct sum of W1 and W2. Hence condition is also sufficient. Hence condition is also sufficient. Hence condition is also sufficient. ठीक है, ठीक है, जाओ। ये आपको 2 महीने का इकट्ठा दे दूंगा सर। हाँ ठीक है।